वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 3 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल वाटर समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 27 मई 2026 को इस डिजिटल वाटर समिट का जो आयोजन है वो बेंगलुरु में किया गया है। अब जानते हैं कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था, वैश्विक स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसको देखते हुए जल का प्रबंधन, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक है। तो इसी को देखते हुए इस डिजिटल वाटर समिट का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था शहरी जल प्रशासन में एआई को पूर्ण रूप से लागू किया जाना। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू कर देंगे तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में जो जल संकट उत्पन्न होने वाला है उसको कहीं ना कहीं हम लोग जो है कमी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा जो वाटर लेवल है वो लगातार नीचे गिरते जा रहा है। कुछ साल पहले 2020-21 में ये न्यूज़ निकल कर आई थी कि चेन्नई में, मतलब बड़ी बड़ी सिटियों में जो है मई के महीने में जो वाटर लेवल है या कहना चाहिए वाटर की जो दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी को देखते हुए जो है डिजिटल वाटर समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर कहाँ पर हुई है? आपके बेंगलुरु में हुई है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कर्नाटक के सीएम का नाम क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में महा वाटर मिशन, ठीक है, महा वाटर मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? महा वाटर जो मिशन है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है इस मिशन का? इस मिशन का उद्देश्य है देश में पानी की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना, विज्ञान, उद्यमिता और जमीनी स्तर के नवाचारों को जोड़ना, यह जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि देश की जो दीर्घकालिक जल सुरक्षा है उसको मजबूती प्रदान करना। क्योंकि अभी मैंने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि हमारे यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन है वैश्विक स्तर पर लगातार चेंज होते जा रहा है, जिससे पृथ्वी का जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है। और इसी को देखते हुए जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा महा वाटर मिशन लॉन्च किया गया ताकि देश की जो दीर्घकालिक जल सुरक्षा है उसको मजबूती प्रदान कर सके। ठीक है, तो इसमें जो है 200 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। मतलब कितने रुपए का खर्च किया गया है? 200 करोड़ रुपए का जो है खर्च किया गया है ताकि जल संसाधन है उसको जो है बचाया जा सके। तो इसमें कुछ जो है इम्पोर्टेंट इफेक्ट भी डाले गए हैं इस कहना चाहिए महा वाटर मिशन के माध्यम से। जल संसाधन का मूल्यांकन और सतत प्रबंधन करना, पीने का साफ पानी और जल की गुणवत्ता प्रदान करना, जल की उपयोगिता और उसकी दक्षता को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल जल का संरक्षण करना। तो इसी को देखते हुए जो है ये लॉन्च किया गया है। इसमें जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ ही जो है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, मतलब कि ANRF है ना, केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और जल शक्ति मंत्रालय भी जो है इस मिशन के थ्रू मतलब महा वाटर मिशन जो है इन तीनों के थ्रू जो इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय की। तो जल शक्ति मंत्रालय का जो गठन है वो कब किया गया था? 2019 में किया गया था, है ना। जल शक्ति मंत्रालय का जब गठन किया गया था तो उस टाइम पे ये कहा गया था कि जल से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो भूमिगत जल स्तर हो या वाटर लेवल का संरक्षण करना हो या संवर्धन करना उसका प्रबंधन, तो जितने भी जो कहना चाहिए मिशन लॉन्च किए जाते हैं वो जल शक्ति मंत्रालय के थ्रू किया जाता है। तो जल शक्ति मंत्रालय के थ्रू फिर हर घर जल योजना लॉन्च की गई थी 2019 में। उसी के तहत जो है 2019 में अटल भूजल योजना की भूमिगत जल स्त्रोत को जो है या कहना चाहिए वाटर लेवल को बढ़ावा देने के लिए अटल भूजल योजना लॉन्च की गई थी। और 2014-15 में नमामि गंगे योजना लॉन्च की गई थी ताकि हम गंगा नदी का जो है संरक्षण कर सके, क्योंकि वहाँ पर पवित्रता के नाम पर जो है उसको दूषित किया जाता है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया था। तो इसी को देखते हुए जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महा वाटर मिशन क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लॉन्च की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत की पहली स्काई
कॉस्ट विमान मौसम निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारत की पहली स्काई कास्ट जो विमान मौसम निगरानी प्रणाली है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया है ना। तो अब बात करते हैं कि जो स्काई कॉस्ट विमान प्रणाली है ये क्या करेगी, है ना, इसे क्यों लॉन्च किया गया है। जब हवाई जहाज जो है वायुमंडल में उड़ता है तो होता ये है कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में, मतलब पृथ्वी की सतह से 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में जो मौसम से संबंधित या वायुमंडलीय स्थितियाँ होती है जैसे कोहरा, धूल, हवा की गति, तापमान, तो ये क्या होता है इससे मतलब कहना चाहिए जो चल रहे पायलट है उसको पता ही नहीं चलता। तो कभी कभी दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं, कभी कभी ये होता है कि समय ज़्यादा लग जाता है, देरी हो जाती है ना। तो इसी को देखते हुए जो है स्काई कॉस्ट मौसम निगरानी प्रणाली लेके आई गई है। इससे क्या होगा कि 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ये सटीक रूप से मापन करते रहेगा और जो पायलट है ना, एरोप्लेन के एयरक्राफ्ट वगैरह जो पायलट है उनको सटीक मौसम से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा ताकि जो है आने वाले खतरों से वो बचा जा सके। खतरों की चेतावनी प्रदान करेगा, जैसे खराब मौसम के दौरान उड़ान जो भरता है ना, जब एरोप्लेन उड़ान भरता है या उतरने के लिए जो पायलट को क्या करना पड़ता है कि भाई रनवे जो है साफ है या नहीं। तो इसी को देखते हुए जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रियल टाइम अलर्ट प्रदान करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगी समय की बचत होगी, है ना। तो इसी को देखते हुए मतलब वायुमंडलीय स्थितियों से निपटने के लिए स्काई कॉस्ट विमान मौसम निगरानी प्रणाली का जो उद्घाटन है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो सबसे स्वच्छ और कहना चाहिए सुरक्षित हवाई अड्डा है ना। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो भाई मेरा गांव और मेरी धरोहर, धरोहर कौन रखता है? तो संस्कृति मंत्रालय। तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गांव से संबंधित जो जितना भी डिजिटल डाटा है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। मतलब जैसे गांव में जो रीति रिवाज होती है, जो कला है, जो साहित्य है, जो बोली है, जो कहना चाहिए मेले लगते हैं, जो त्यौहार लगते हैं, तो उसको एक डिजिटल डाटे के रूप में एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। 6.5 लाख जो है गांव को लिया गया है और ये गांव की एक अनूठी पहल है जिसके सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, कला, परंपरा और रीति रिवाज का जो है डिजिटल दस्तावेजीकरण करेगा, है ना। एक मतलब कहना चाहिए गांव की जो स्थानीय भाषा बोली जो है उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड प्रदान करेगा। वो होगा क्या कि उस क्षेत्र का रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा और साथ में हमारा जो इतिहास है उसको संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसी को देखते हुए इस कार्यक्रम का जो आयोजन है संस्कृति मंत्रालय द्वारा न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। और इसका जो उद्घाटन है उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है उसमें किया है, ठीक है। तो इस सम्मेलन में ये हुआ था कि 70 देशों के 70 देशों के मतलब 70 कंट्रियों के 100 से अधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था लुप्तप्राय भाषाओं को संरक्षित करना और भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाना। अब मैं बात करती हूँ कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है और जो है सबसे ज़्यादा जो भाषा है वो कौन सी है। इसके साथ हमारे जो है देश में कुछ क्षेत्रीय बोलियाँ भी बोली जाती है ना। तो भारत में कुल 122 भाषाएं बोली जाती है ना। इसके अलावा 1599 बोलियां बोली जाती है। और अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, है ना। अगर मैं बात करूं तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, है ना। बाद में जो है संविधान संशोधन के माध्यम से अलग अलग भाषाओं को जो है जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर 11 जो है शास्त्रीय भाषाएं बोली जाती है। कितनी? 11 शास्त्रीय भाषाएं बोली जाती है। तो पहली जो शास्त्रीय भाषा थी वो कौन सी थी? तमिल। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी। छत्तीसगढ़ PSC 2026 का ये क्वेश्चन है कि प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी थी, तो वो थी तमिल, है ना।
और कुल मिला के जो शास्त्रीय भाषा है वो कितनी है, 11। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो है कौन सी, आपकी हिंदी। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है ना। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कैसी है, राष्ट्रीय भाषा है। हमने राष्ट्रीय भाषा का अभी भी दर्जा किसी को नहीं दिया है ना। तो 43.6% जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हिंदी भाषा को बोलते हैं। इसके बाद बंगाली भाषा, इसके बाद मराठी, इन भाषाओं को जो है बोला जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा 91वें संविधान व संशोधन के तहत कुल कितनी भाषाओं को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे पीएन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।